Welcome back. So now we will discuss about Rutherford scattering formula. Actually, the derivation of this formula is not in your course, but depending on the setup, we can relate and analyze and also memorize that somehow complex looking formula. So as you know that uh, most of you must have done that in your 12th class also. So let's say that this is our screen of zinc sulfide, and at the center of the screen there is a thin foil of metal, let's say gold, and you have a source of alpha particles over here जिसमें से alpha particles निकलते हैं, and you have collimated it means आपने directionality दे दी है. So alpha particles are now coming out, striking, and they are now deflected. Most of them are going straight, some are deflected like this, some are deflected like this, and some are deflected like this. So you see that there is some theta dependence of deflection. Okay, so Rutherford scattering formula actually tells you the number dependent on the angle theta, कि किस एंगल पर कितने अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होकर आपको मिलेंगे. ठीक है, सो यू प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूला दैट नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड alpha particles at an angle theta will be equals to, actually with practice you can memorize it also, it is NINT Z square e raised to the power 4 divided by 8 pi epsilon naught square r square kinetic energy of alpha particle square sine to the power 4 theta by 2. Actually मुझे बोलना चाहिए था it is function of theta by 2 not just theta, but you can see like this. अब इस लंबे चौड़े फॉर्मूले को याद कैसे किया जाए? तो इट्स प्रीटी सिंपल. रैम NINT ZE स्क्वायर की पावर 4 या ZE स्क्वायर का स्क्वायर, तो न्यूमरेटर तो आपको ऐसे याद हो जाएगा NINT ZE स्क्वायर का स्क्वायर. हो गया, अभी हो गया, देखो NINT ZE स्क्वायर का स्क्वायर. रिपीट विद मी, NINT ZE स्क्वायर का स्क्वायर. हो गया याद? नीचे तीन टर्म याद रखने हैं. तो कूलम वाला टर्म है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, हालांकि वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, बट यहाँ 8 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर है. यस, आर स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर है, और साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 वाला टर्म है. सो इफ यू विल जस्ट सी टू द फॉर्मूला फॉर लेट्स से 30-40 सेकेंड्स और 3-4 बार इसे लिखकर देखेंगे तो याद हो जाएगा, एटलीस्ट इस सेमेस्टर के लिए. तो फॉर्मूला याद हो गया, NINT ZE स्क्वायर का होल स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा बाई 2. लेकिन ये सब है क्या? इंपॉर्टेंट तो वो है ना. तो समझिए, Ni is total number of alpha particles coming after collimation. So Ni is कितने alpha particles आ रहे हैं. Total number of alpha particles Ni. Small n क्या है? Small n है atomic density of foil, number of atoms per unit volume in foil. Number of atom per unit volume in foil. Fine. T is thickness of foil. तो NINT तो समझ आया. टोटल अल्फा पार्टिकल कितने हैं? एटॉमिक डेंसिटी, थिकनेस. Z is atomic number of foil metal used. यानी एटॉमिक नंबर ऑफ दैट मेटल जिसकी की फॉइल आपने बनाई है. E is इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. सो Ni समझ आ गया आपको, N समझ आ गया, T समझ आ गया, Z भी समझ आ गया, उसका की स्क्वायर है. E is just इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? ठीक है.
ये जो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज अ कांस्टेंट। r क्या है? r इज नॉट अ कांस्टेंट, r इज अ वेरिएबल। तो लिखें r इज डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम फॉइल। हमेशा यहाँ गलती हो जाती है, आप लोग सोर्स फ्रॉम फॉइल कर देते हैं या सोर्स फ्रॉम स्क्रीन कर देते हैं। नो, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम फॉइल, यानी ये डिस्टेंस r है। डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम फॉइल, ये डिस्टेंस r है, ठीक है। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड या फिर काइनेटिक एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। और ये थीटा जो है वो एंगल है जिस पर ये डिफ्लेक्शन हुआ। तो ये फॉर्मूला है NINT ZE के स्क्वायर का स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर r का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर sin की पावर 4 थीटा बाय 2। तो इट डिपेंड्स ऑन लॉट मेनी थिंग्स। इसकी थिकनेस क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि डिफ्लेक्शन किस एंगल पे कितना होगा। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम यानी मेटल डेंसिटी क्या है उस पर डिपेंड करेगा। आपने एक स्क्रीन कितनी दूरी पर रखी है इस पर डिपेंड करेगा। जो रेडियो एक्टिव सोर्स है आपने यूज की है, उसमें से जो अल्फा पार्टिकल्स बाहर आएंगे वो किस एनर्जी के होंगे उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इफ यू विल मेक अ कर्व, so what you will get will be something like this, where it is, yeah. If you try to make a diagram, which I expect that you should be making in your CT also. So here we have theta which is increasing, तो 0 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री कुछ इस तरीके से। Then we have number of alpha particles which are deflected at 180 degrees, यानी टोटल वापस आ गए। और फिर यहाँ है एन थीटा, कितने पार्टिकल्स या कितने अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो यू सी दैट इट इज समथिंग लाइक दिस। जहां ये जो नंबर है ये बता रहा है कि n 180 डिग्री पर कितने होंगे। सो दिस इज n 180 डिग्री। और क्योंकि हम 180 डिग्री को यहीं खत्म कर देते हैं तो लेट्स से कि इस जगह जो पोर्शन है दैट इज 180, और फिर इसको आप बांट सकते हैं कि ये इतना 90 हो गया, दिस मच शुड बी 45, दिस मच शुड बी 90 प्लस 45 135 लाइक दिस। दिस इज 0 डिग्रीज। तो देखिए जैसे जैसे ये 0 यानी डिफ्लेक्शन बढ़ता जा रहा है, इट इज इंक्रीजिंग एंड द नंबर इज इंक्रीजिंग। बाउंडेड होगा, ऐसा नहीं इन्फिनिट हो जाएगा, जितने अल्फा पार्टिकल्स आएंगे उतनी तो स्ट्राइक करेंगे। सो दिस इज द कर्व कि आप एंगल बढ़ाते जाएंगे तो ये नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा। और 1/sin की पावर 4 थीटा बाई 2 वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कैन कॉल एज रदरफोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। फाइन। सो ये हुई चीज रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला, और कैसे वो थीटा पर डिपेंड करता है इसकी बात है। अब क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया था इनफैक्ट अपने पिछले वाले पार्ट में कि वी वांट स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी मोशन की वजह से आ रही है। सो व्हाट वी हैव इज दिस, you have positively charged nucleus and you have negatively charged electron, which perhaps is in motion and is moving in like this in circular path with centripetal force, जो कि हम लिख सकते हैं m v square upon r, m v square upon r से, ठीक है। r क्या होगा? इन दोनों के दरमियान या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहां से अगर आप एक चीज देखें कि इफ दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड जो कूलमिक फोर्स है,
वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. लेट्स से यू हैव हाइड्रोजन एटम ओनली, जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज का प्रोटॉन है और E माइनस है. देन द कूलमिक फोर्स विल बी E square upon R square, and that too with a negative sign. Fine. तो ये फोर्स आ गई हमारे पास. तो अभी हम फोर्स में लेट्स से आई डोंट वांट टू यूज द साइंस राइट ओवर हियर, बट ये क्योंकि स्टेबल है, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रही हैं, उसका घूमना और कूलम में एक बैलेंस आ गया है. तो आई कैन सिंपली से दैट सेंट्रीपिटल शुड बी इक्वल्स टू कूलमिक. ये अंदर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्सेस से घुमाना शुरू कर दिया एक स्टेबल ऑर्बिट. तो इन दोनों को इक्वल देख सकते हैं. mv square upon r should be equals to whatever 1/4 pi epsilon naught e square upon r square. यहाँ से आपको वेलोसिटी की इक्वेशन पता चल जाएगी. सो एक r से ये r कैंसिल, ये m नीचे आ जाएगा. तो योर वेलोसिटी इक्वेशन इन सच केसेस विल बी e अपॉन, देखिए e स्क्वायर का रूट लिया तो e हो गया, अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr. m नीचे आएगा. सो दिस इज आर वेलोसिटी E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr. ठीक है. अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की है हाफ mv स्क्वायर. ठीक है. अगर इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर. सो इफ अ सिस्टम इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, अगर आप इस सिस्टम में देखें तो पोटेंशियल एनर्जी, आप पोटेंशियल निकालें कि ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, डिस्टेंस r है, तो इट कम्स आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e अपॉन r, सॉरी e स्क्वायर अपॉन r, बिकॉज मैं एनर्जी बोल रहा हूँ. ओके. सो दिस इज kq by r. Energy should be e square upon r only. Yeah, fine. ठीक है. अब क्योंकि टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, द टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी plus potential energy, and this will be what, half mv square minus 1/4 pi epsilon naught e square upon r. अब थोड़ी देर पहले v की वैल्यू निकाली थी, वो इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए. व्हाट इज v? एक्चुअली में v स्क्वायर चाहिए, तो v स्क्वायर क्या रहा होगा. तो यहाँ देखें, इफ योर v इज इक्वल्स टू e अपॉन अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr, तो v स्क्वायर अगर हम देखें यहाँ से तो ये हो जाएगा क्या, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हाफ इंटू m, और v स्क्वायर की जगह हो जाएगा e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr, और ये माइनस में चल ही रहा है. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर अपॉन r, ये m से m कैंसिल, ये हो जाएगा आपका e स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर अपॉन r. तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे, सो दिस विल बिकम 4, तो माइनस, तो ये बचेगा आपका माइनस e स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, बिकॉज ये हो गया 2e, 1e minus 2e square is minus e square upon 8 pi epsilon naught r. So this will be the total energy. Okay, and with a negative sign, ये बता रहा है कि this will be stable. The total energy will be negative, it means it will be stable. It means आपको इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी. ठीक है. तो यहां से एक पिक्चर क्लियर हो गई हमें कि एटम स्टेबल क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन स्टेबल ऑर्बिट्स, एंड दिस इज इट. लेकिन एक फेलियर है, एक प्रॉब्लम है इसके साथ, क्योंकि मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी बोलती है दैट accelerated charges radiates electromagnetic
energy. Accelerated charges radiates electromagnetic energy. और इस तरीके के जो चार्जेस हैं, आपके पास पॉजिटिव न्यूक्लियस है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है जो कि कंटिन्यूसली सर्कल में मूव कर रहा है। तो भले ही इसकी सर्कुलर वेलोसिटी कुछ हो, लेकिन लीनियर वेलोसिटी हमेशा डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है इसकी लीनियर वेलोसिटी का। और अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो, देन ऑल्सो वी कंसीडर दैट एज व्हाट? एक्सीलरेशन। तो इस एक्सीलरेशन की वजह से दिस इलेक्ट्रॉन और दिस होल सिस्टम शुड रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और उस रेडिएशन की वजह से एनर्जी लॉस होगा, और एनर्जी लॉस की वजह से धीरे धीरे दिस इलेक्ट्रॉन शुड स्पाइरल इन एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी लॉस्ट हो जानी चाहिए एज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। 50 साल बाद, 100 साल बाद ऐसा तो नहीं होगा कि हमने गोल्ड का एटम रखा था, वहां पे कुछ है ही नहीं, एटम बचा ही नहीं। एटम तो एटम जैसे ही रहेगा। आप अगर एक गोल्ड फाइल आज लें और उसे 150 साल बाद एक गोल्ड फाइल लें, वही गोल्ड फाइल 150 साल बाद रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करें, तो वो सेम रहने चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी कुछ और ही चीज बोल रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ नया तरीका सोचना पड़ेगा इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो क्या ये मॉडल जो कि रदरफोर्ड ने दिया कंप्लीट था? इसमें कुछ खामियां थी, क्या परेशानियां थी? खैर, जो भी चीज रही हो, एक बहुत बेहतरीन चीज रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पता चल गई, वो थी न्यूक्लियर साइज। कि साइज ऑफ न्यूक्लियस करीब करीब कितना होगा। उसके लिए we will do some more mathematics right now, although it goes something like this, because अगर हम कूलमिक इंटरेक्शन देखें, और हेड ऑन कोलिजन वाला देखें कि दिस वाज लेट्स से योर न्यूक्लियस, ओके, और alpha particles were striking but they could not strike, they came back. It is because of the coulombic repulsion. तो हम ये तो पता कर ही सकते हैं ना कम से कम कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी रही होगी, कितना करीब जा सकता था ये, कि टोटल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो जाए और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, समझ रहे हैं व्हाट आई एम गोइंग टू से? कि एक बुलेट आ रही है, बहुत तेजी से टकराई, लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक पॉइंट पर आकर इन दोनों की फोर्स बैलेंस हो जाएगी और फिर कूलम्बिक रिपल्शन टेक ओवर करेगा और ये दूर चले जाएंगे। लेकिन एक पॉइंट तक ऐसा होगा, तो वो पॉइंट हम पता कर सकते हैं, वो दूरी हम पता कर सकते हैं, जिसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कम से कम साइज पता चल सकता है हमें इससे, ठीक है, कि इससे तो छोटा ही होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। उसके लिए आप सबसे पहले कंसिडर कीजिए कि जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी। ऐसे सिस्टम्स की पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, जैसे मान लीजिए दिस वाज हैविंग 2e इलेक्ट्रॉन्स या 2e प्लस चार्ज, है ना, इसमें प्रोटॉन्स ही थे क्योंकि अल्फा पार्टिकल था, एंड दिस वाज हैविंग Ze प्लस चार्ज। Z यहाँ पे 79 है क्योंकि गोल्ड यूज किया था, तो यू कैन यूज 2 इंटू Z इंटू ई स्क्वायर, 2e इंटू Z कर दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जहां अब R जो है वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बराबर है, कि इतनी दूरी तक तो कम से कम जा सकता है। So this alpha particle which is striking and having a kinetic energy can reach up to a wall, या फिर एक ऐसी जगह तक पहुंच सकता है जहां पर इसकी kinetic energy जीरो हो जाएगी, रुकेगा और वापस आ जाएगा। वही सिस्टम, आपके हाथ में एक बॉल है, आपने ऊपर उछाली, काइनेटिक एनर्जी है इसलिए उससे ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, लेकिन ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी लगातार कम होती जाएगी। एक पॉइंट आएगा जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बचेगी और लौट आएगा। कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन वहां इस केस में, बॉल वाले केस में ग्रेविटेशन फील्ड काम कर रही होती है, यहाँ पे कूलमिक फील्ड्स काम कर रही हैं।
तो मैंने कहा कि हम एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं जिसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये देखा गया कि अल्फा पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो सोर्स यूज किए वो ये थी 7.7 MeVs। 7.7 MeVs। तो यहाँ से हम ऐसे पता कर सकते हैं कि R क्या हो सकता है, 2 इंटू जेड की जगह रखते हैं 79 फॉर गोल्ड। जो मैं सर्कल कर रहा हूँ चीजें, इसका मतलब वो वेरी करा सकते हैं आप। इंटू अल्फा पार्टिकल है तो ई स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन। इसकी की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 होती है 1 अपॉन पूरे की, और इनटू काइनेटिक एनर्जी होगी 7.7 MeVs। तो आप उसे चेंज कर सकते हैं MeVs वगैरह को। और जब आप MEV को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लगा के एक इलेक्ट्रॉन काट के इसको सब सॉल्व करेंगे जूल वगैरह में, तो जो आपकी रेडियस आएगी दैट वुड कम आउट टू बी नियरली 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर्स। ओके, यू कैन कैलकुलेट एंड वेरीफाई दैट। इसका मतलब let me just calculate and recheck my calculations from the book. I have to confirm again. So it was not 15, it was rather 14 meters. Okay, so that's I was skeptical about it. तो ये हमें एक चीज पता चल गई कि न्यूक्लियर डायमेंशन यानी न्यूक्लियस इस डायमेंशन का होता है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर्स। कम से कम इतना छोटा, या इससे भी छोटा हो सकता है। ये डायमेंशन हमें पता चल गई, ठीक है। और इस डायमेंशन की कंसिस्टेंसी यू कैन फाइंड आउट जस्ट बाय चेकिंग द डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस की लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv होना चाहिए। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल सब जानते हैं, इट इज 2 इंटू जो भी 6.6 10 टू द पावर माइनस वो आ रहा है, h अपॉन mv अगर आप लगाएं, v बता दिया था आपको 2 इंटू 10 टू द पावर 7 है, और तब आप लैम्डा कैलकुलेट करेंगे तो एट m इज इक्वल्स टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल लगा लीजिएगा, h is Planck's constant, and v is 2 into 10 to the power 7 meter per second. You will get that the wavelength will be nearly 5 into 10 to the power minus 15 or something. Okay, it would be 5 into 10 to the power minus 15 nearly. तो करीब करीब 25 टाइम्स का अंतर है, लेकिन इन स्केल्स पे, इन छोटे स्केल्स पे इनका ज्यादा महत्व रहता नहीं। तो जो रदरफोर्ड की कैलकुलेशंस थी दैट वर वेल सूटेड, वेरी वेल सूटेड, ठीक है, कि इस वेवलेंथ का इफेक्ट इस पर्टिकुलर रेंज में तो पड़ ही जाना चाहिए। देखिए ऐसी ऐसी 10 वेवलेंथ 10 टू द पावर माइनस 14 में शिफ्ट हो जाएंगी इजीली, और ऐसा ही हो रहा है। Well, I'm not very sure how much you are getting it when I'm talking in terms of wavelength. As of now, you can just calculate the distance of closest approach using the potential energy formula. Okay? We'll come back to the de Broglie's approach in our later classes. Till then, you just mind a few topics that it all started with Thomson's plum pudding model. Then his student Rutherford modified it to what we have studied till now, nucleus at center model. But nucleus at center model has a drawback because electromagnetic theory को वो satisfy नहीं कर पाएगा। उसके हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म होती जाएगी और फिर ये जो स्पेस है आपस में बचेगा ही नहीं। और दो तीन चीजें और साथ में सीखी। एक तो था स्कैटरिंग फॉर्मूला कि किस एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होंगे ये कैसे पता चलेगा, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी दैट वाज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इससे हमें न्यूक्लियर डायमेंशन का एक आइडिया पता चला कि न्यूक्लियस कितना ज्यादा छोटा, कितना ज्यादा माइन्यूट होता होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मेक गुड नोट्स एंड बी रेडी फॉर टेस्ट नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच।